हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। अब से जितने भी टॉपिक होने वाले हैं सब प्रैक्टिकल एंगल पर, ठीक है ना। मैं दूंगा शुरू में थ्योरेटिकल एंगल, आपको लगेगा थ्योरी चल रही है, एकदम से प्रैक्टिकल पे शिफ्ट कर देंगे। और आज अगर नहीं पढ़ा बेटा तो 20 दिन गए कम से कम, ठीक है ना, ध्यान रखना बेटा। अब जब छुट्टी हो जाएगी उसके बाद के सारे दिन खत्म है बेटा, 20 दिन तक एक ही लैब में चलना है हमने, बिल्कुल ठीक है जी। पिछला नहीं पढ़ा सब कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी भी चल जाएगा गुजारा, ठीक है जी। आगे ना छुट्टी कर लेना कोई भी, अगले आने वाले 20 दिन, ठीक है जी। लो जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा, एक टॉपिक जिसकी चर्चा करनी है। टॉपिक का नाम लिख दिया मैंने, डेप्रिसिएशन। बेटा ऑल्दो इसके बारे में हमने 11th अकाउंट्स में पढ़ा है, पूरे 12th अकाउंट्स में पढ़ा है, और अब बेटा 12th इकोनॉमिक्स में भी इसकी थोड़ी बहुत चर्चा है, ठीक है जी बेटा। पढ़ते हैं डेफिनेशन, वही पुरानी जो आज तक पढ़ते आए हो बेटा, ठीक है ना। कोई नई डेफिनेशन नहीं, यही सब आपने 11th में भी पढ़ा है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू 3 कारण। ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम and expected obsolescence. Generally change in technology. लो जी बेटा, फटाफट से कवर करेंगे क्योंकि ये बहुत इजी सिंपल बात है, जिस पे टाइम लगाना है वहां टाइम लगाएंगे बेटा। बात कर रहे हैं डेप्रिसिएशन क्या चीज होती है। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बेटा जब भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर जाए, वजह ये थी, अगर इन तीनों में से किसी भी वजह से गिरी है बेटा, वो सब डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। सबसे पहली वजह बेटा नॉर्मल वियर एंड टियर। क्या मतलब होता है नॉर्मल वियर एंड टियर का बेटा? छोटी मोटी टूट फूट, ठीक है ना। मैं बेटा आज फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल करता हूं, छोटी मोटी टूट फूट तो होगी और उसकी वजह से कोई ना कोई वैल्यू पक्का गिरे। मैं बोलता हूं बेटा जो शेयर पे आप बैठे हो, मान लो वो चेयर मैंने कभी परचेज करी थी 800 रुपए, आप बैठते हो, मैं यूज करता हूं बेटा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी टूट फूट तो होती है बेटा। क्या मुझे इसके आज की तारीख में 800 रुपए मिल जाएंगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ तो वैल्यू गिरी होगी ना बेटा। तो बाबू डेप्रिसिएशन क्या होता है? अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो बेटा छोटी मोटी टूट फूट होती रहती है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरेगी, ठीक है ना। दिस इज नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकंड वन इज पैसेज ऑफ टाइम। बेटा ये कहता है अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल ना भी करो, छोटी मोटी टूट फूट ना भी हो, लेकिन बेटा टाइम पास होने के साथ साथ भी वैल्यू गिर जाती है। मैं बोलता हूं आप एक ब्रांड न्यू कार बेटा शोरूम से निकलवा के लाते हो, सिर्फ बेटा शोरूम से निकलवा के अपने घर में लाके खड़ी कर देते हो, 10 ही किलोमीटर चली है और 1 महीना हो गया बेटा, बस 10 ही किलोमीटर चली है, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं गिरेगी बेटा? 50,000 रुपए उड़ जाएंगे। 1 महीना टाइम पास हो गया ना, तो कम से कम 50,000 रुपए उड़ेंगे, चाहे आपने यूज ही नहीं करा, चाहे कोई टूट फूट ही नहीं हुई उसके अंदर बेटा। तो बेटा टाइम पास होने के साथ साथ भी फिक्स्ड एसेट्स अपनी वैल्यू खोते रहते हैं, ठीक है जी। एंड थर्ड वन बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इट इज जनरली ड्यू टू टेक्नोलॉजी। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मतलब एक्सपेक्टेड चेंजेस, ठीक है ना। चेंज इन टेक्नोलॉजी, बेटा चेंज इन टेक्नोलॉजी से भी क्या फिक्स्ड एसेट्स के दाम गिर जाते हैं? बेटा बिल्कुल गिरते हैं। समझाने के लिए बेटा हमेशा मैं एक एग्जांपल लेता हूं बाबू। किसी टाइम पर ना BS3 इंजन और BS4 इंजन की आपने चर्चा सुनी होगी, ठीक है ना। BS4 इंजन क्या है बेटा? बेटा जिसमें हेडलाइट ऑटोमेटिकली ऑन है, ठीक है ना। और जो पुराने इंजन होते थे बेटा उसमें ऑन नहीं होती, उसमें तो आपके पास बटन होता था बेटा, आप ऑन करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो नहीं करो, ठीक है ना। बेटा सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दी थी बेटा सारे के सारे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर और सेलर्स को कि ये आखिरी डेट होगी BS3 इंजन बेचने की। बिक गया तो ठीक, उसके बाद बेटा खत्म ही होगा, हम बेचने नहीं देंगे इंडिया में, BS4 इंजन ही बिकेगा, ठीक है। जो लास्ट डे थी ना बेटा, आपके खुद के शहर की बात बता रहा हूं, औने पौने दाम पर बेटा उन्होंने बेचे माइस्ट्रो एक्टिवास। 80,000 की चीज चल रही, 55,000 रुपए दे, अभी लेकर 40 दे दे, 50 पैसे में बेच दी बेटा, 1 रुपए की चीज,
तो बेटा आप खुद समझो क्यों टेक्नोलॉजी बदल रही है, टेक्नोलॉजी के साथ बदलने के साथ भी बेटा पुरानी टेक्नोलॉजी के दाम बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। क्या ये भी डेप्रिसिएशन है? ये भी डेप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन तीन वजहों से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू का गिरना है बेटा। नॉर्मल वियर एंड टियर, छोटा मोटा इस्तेमाल करते रहोगे टूट फूट होगी बेटा, पक्का वैल्यू गिरेगी। पैसेज ऑफ टाइम, टाइम पास होएगा चाहे आप इस्तेमाल ना करो बेटा फिक्स्ड एसेट्स को, तब भी वैल्यू गिरेगी बेटा। और थर्ड वन है चेंज इन टेक्नोलॉजी। बाबू टेक्नोलॉजी के तो बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, ठीक है ना। आप बेटा आज एक लैपटॉप खरीद कर लाते हो बेटा, कल उसका एक नया वर्जन आ जाता है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो पुराने लैपटॉप के दाम 50 हजार में से 10 हजार हो जाते हैं, सीधा 20% दाम हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी के तो अनलिमिटेड एग्जांपल हो सकते हैं। आप मोबाइल फोन खरीद के लाते हो, नए मोबाइल फोन आता है नई टेक्नोलॉजी का, पुराने मोबाइल फोन के दाम क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। बात समझ में आई बेटा? डेप्रिसिएशन क्या है बेटा? चलो हमने एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को पढ़ दिया। व्हाट यू मीन बाय अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस? ये बहुत काम की बात है। यहां पर बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस दैट मींस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। बेटा इसको ना हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल लॉसेस, और मेरे कोर्स में डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस भी है बेटा। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस भी है मेरे कोर्स में। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है बेटा? अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो आपने कभी सोचे नहीं बेटा हो सकते हैं। बाबू चोरी हो जाना फिक्स्ड एसेट्स का, इट इज अ कैपिटल लॉस। ये चीजें अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, कोई सोचता नहीं है बेटा, ठीक है ना। आग लग जाना, ठीक है ना, बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, हरिकेन और बहुत सारी चीजें बेटा, ऐसे सारी नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है ना बाबू, ये किसी ने सोची नहीं होती, ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स है, ये अनएक्सपेक्टेड चेंजेस है, इनको हम प्यार से बेटा बोलते हैं कैपिटल लॉसेस। डेप्रिसिएशन हमेशा एक्सपेक्टेड लॉस है, एक्सपेक्टेड चेंज है बेटा, लेकिन बेटा कैपिटल लॉस हमेशा से अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, अनएक्सपेक्टेड चेंज है। पहला डिफरेंस क्लियर हुआ बेटा? ये एक्सपेक्टेड होता है हमेशा और ये अनएक्सपेक्टेड होता है। दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं बेटा। डिफरेंस का बेसिस है प्रोविजनिंग, प्रोविजन। बेटा डैप के लिए हर कोई प्रोविजन बनाता है, लेकिन कैपिटल लॉस के लिए किसी ने प्रोविजन नहीं बनाया। एग्जांपल के तौर पे एक बात बताता हूं बेटा। एक ऑर्गेनाइजेशन मेनली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज 10,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स खरीदती है, और बेटा 10% डेप्रिसिएशन लगना है हर साल, ठीक है, यानी कि 1000 करोड़ का डैप है हर साल, और 10 साल के बाद मशीनरी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, या जो भी बचेगी लोहे के बाद बिक जाएगी, जो भी स्क्रैप वैल्यू होगी वही मिलेगी बस, ठीक है जी। रिलायंस बहुत अच्छे से जानता है कि 10 साल के बाद उसको फिर 10,000 करोड़ की मशीनरी खरीदनी है, और बेटा एकदम से 10,000 करोड़ नहीं निकल पाएंगे। तो रिलायंस ने सोचा कि मैं जितना डैप लगाऊंगा बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट की प्रोविजन बनाऊंगा, यानी कि बेटा अगर पहले साल डैप लगाऊंगा 1000 करोड़, तो 1000 करोड़ ही बेटा मैं अलग से प्रोविजन बनाऊंगा। प्रोविजन समझते हो ना बेटा? अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट को अलग निकाल के रखें, ठीक है बेटा। दूसरे साल फिर 1000 करोड़ का डैप, फिर 1000 करोड़ का प्रोविजन, तीसरे साल फिर 1000 करोड़ का डैप, फिर प्रोविजन, 10 साल के बाद एसेट जीरो, 10 साल के बाद लेकिन आपके पास 10,000 करोड़ तैयार हो के दोबारा एसेट्स आते हैं। तो बेटा डैप के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, लेकिन बेटा कैपिटल लॉस क्योंकि इट इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट, किसी ने प्रोविजनिंग नहीं की होती। किसी को थोड़ी बड़ा पता होता है बेटा आज आग लग जाएगी फैक्ट्री के अंदर और पूरी मशीन जल के खत्म हो जाएगी, किसी ने सोचा होगा क्या ऐसा? तो बेटा क्या कभी इसके लिए प्रोविजन बनाया जा सकता है? कोई नहीं सोचता बेटा। कैपिटल लॉस के लिए कभी कोई प्रोविजन नहीं बनाता, लेकिन डैप के लिए क्योंकि एक्सपेक्टेड चेंज है इसके लिए प्रोविजन बनता है। क्लियर है? दो बेसिस पे क्लियर हुआ बेटा। थर्ड वन बेटा, डेप्रिसिएशन कभी प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता, ठीक है ना। आप खुद सोचो बेटा, आप आज फर्नीचर का यूज कर रहे हो, छोटी मोटी टूट फूट हो रही है, क्या मेरे प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में कोई दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत आ रही है क्या प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज में? मुझे नहीं, छोटी मोटी टूट फूट होती रहेगी, कहीं से किनारा टूट गया किसी चेयर का, कहीं से क्या टूट गया बेटा, कोई दिक्कत आ रही है फिर भी मुझे नहीं। डैप कभी प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता बेटा। हिंदुस्तान यूनिलीवर बेटा एक मशीनरी का यूज करके प्रोडक्शन कर रही है, रिलायंस एक मशीनरी का यूज करके प्रोडक्शन कर रही है, छोटी मोटी टूट फूट हो रही है, कहीं से कोई किनारा टूट रहा है, कोई लोहा टूट रहा है बेटा, क्या कोई इनका प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है? नहीं। लेकिन बेटा कैपिटल लॉसेस हमेशा प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देते,
मतलब कैसे हैम्पर कर देते हैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस को? बेटा आप आज सही सलामत मशीनरी छोड़ के गए, जब सुबह फैक्ट्री में आए बेटा पूरी मशीन जल के खत्म हो चुकी थी। एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके साथ हो गया, कैपिटल लॉस आपके साथ हो गया। बेटा क्या प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हुई कि नहीं? प्रोडक्शन हो सकता है उस मशीनरी पर? नहीं। आप रात को मशीनरी ठीक छोड़ के गए बेटा, रातों रात चोरी हो गई, सुबह आए बेटा मशीनरी नहीं है बेटा, क्या प्रोडक्शन हो सकता है उसके ऊपर? अगर कभी कैपिटल लॉस हुआ तो बेटा प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर होगा, वहीं रुक जाएगा प्रोडक्शन। लेकिन बेटा डैप होता भी रहेगा तब भी प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता ही चला रहेगा। ये कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता। ठीक है, ये तीन ही डिफरेंस थे, तीनों मैंने क्लियर कर दिए। एक बार फटाफट से फिर सामने देख रहे हैं आप। बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा डैप का मीनिंग। डैप क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम। अरे बोल दो यार, सामने लिखा है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। बेटा एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मींस एक्सपेक्टेड चेंजेस, इट इज जनरली ड्यू टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी बेटा, चलो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस समझ में आता है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या है? बेटा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जो एक ऑर्गेनाइजेशन उम्मीद नहीं करती। जैसे कि बेटा सारी नेचुरल कैलामिटीज से में आ जाएंगी, चोरी चकारी इसमें आ जाएगी, बेटा आग का लगना, ये सारी बातें इसी के अंदर आ जाएंगी। इन्हें हम बेटा प्यार से बोलते हैं कैपिटल लॉसेस। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉसेस में क्या डिफरेंस होता है? बेटा इट इज एक्सपेक्टेड चेंज, ये अनएक्सपेक्टेड होते हैं हमेशा से। ये एक्सपेक्टेड इवेंट है ये, लेकिन अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। दूसरी बात बेटा, इसके लिए हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन बनाती है, इसके लिए बेटा प्रोविजन बनाने का पता ही नहीं होता कब बनाना है। किसको क्या पता बेटा कब बाढ़ आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब आग लग जाए, कब चोरी हो जाए। ठीक है ना बेटा, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को कभी हैम्पर नहीं करता, ये प्रोडक्शन प्रोसेस वहीं रोक देता है, यानी कि पूरी हैम्पर कर देता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, सिंपल बात करी हमने। आ जाओ जी जरा सामने। बाबू प्रैक्टिकल पे शिफ्ट करते जा रहे हैं बस धीरे धीरे, ध्यान रखना बस। किसी भी टाइम कह दूंगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे उसी टाइम। लो जी बेटा, मेरे कोर्स में डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट की या बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, और एक डेफिनेशन है बेटा नेट इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आए चाहे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन आए, लिखना एक ही तरीके से। क्या लिखना है बेटा? कुछ मुश्किल बात नहीं, कल परसों वाली बात। टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। सर कैपिटल स्टॉक कुछ और मतलब नहीं, जनरली मेरा मतलब फिक्स्ड एसेट से। और बेटा नेट इन्वेस्टमेंट में एक्चुअल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। एक्चुअल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी। लो प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा, मैं एक एग्जांपल से क्लेरिफाई करने की कोशिश करता हूं मेरा मतलब इस वर्ड से क्या और मेरा मतलब इस वर्ड से क्या। बाबू आज मान लो फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है, मान लो आज 1 अप्रैल 2021, ठीक है। और बेटा हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक कंपनी को एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करने को दिया, जिसको उनको 1 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्ट करके वापसी करना है सरकार। ठीक है बाबू, मान लो वो हाईवे की कीमत 30,000 करोड़, ठीक है। और बेटा इसकी लाइफ 100 साल हो। फिलहाल जितने भी हाईवे बन रहे हैं सबकी लाइफ 100 साल है बेटा, हमारी है कि नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन हाईवे की 100 साल है बेटा। ठीक है जी, तो बेटा 1 अप्रैल को 2021 में बेटा एक कंपनी ने हाईवे कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया। 2-3 महीने के बाद काफी काम निपट गया, अगले 3 महीने के बाद फिर काफी काम निपट गया, फिर 3 महीने के बाद काफी काम निपट गया, और मान लो 31 मार्च को उन्होंने सरकार को हाईवे बनाकर दे दी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं बेटा, व्हाट इज द टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी? हमारा इंडिया की इकोनॉमी है, इंडिया को टोटल कैपिटल स्टॉक कितना मिला? कैपिटल स्टॉक कुछ और नहीं बेटा, कल हमने कैपिटल गुड्स की बात करी है, जिसको मैं फिक्स्ड एसेट्स प्यार से बोल रहा था। फिक्स्ड एसेट्स कितनी मिल गई देश को बेटा? 30,000 करोड़ की मिल गई। टोटल एडिशन कितना हुआ? 30,000 करोड़। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, व्हाट इज द एक्चुअल एडिशन इन द इकोनॉमी? बेटा हाईवे की लाइफ 100 साल है, 1 साल ये चला भी तो गया। कुछ चीजें तो बन गई होंगी शुरू के 1 महीने में, 2 महीने में, वो तो खत्म हो ही नहीं है बेटा। मैं आपसे पूछूं बेटा, व्हाट इज द एक्चुअल एडिशन? टोटल एडिशन तो 30,000 करोड़ का हुआ इस साल, लेकिन इस साल बेटा डैप एसएलएम पे लगाओगे तो बेटा 300 करोड़ का डैप लग भी तो गया। एक्चुअल एडिशन इज 29700 करोड़।
100 साल एक साल बीत भी तो गया बेटा, अब तो 99 बचे अभी। तो समझ में आया बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको? बाबू सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा कुछ और नहीं, ये बात, नेट इन्वेस्टमेंट हमेशा बराबर होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मेरी इकोनॉमी में हुई बेटा 30,000 करोड़, लेकिन इसी साल डैम लग गया बेटा 300 करोड़। What is the actual addition in the economy? The actual addition in the economy is 29700 crore. समझ आई ना बात बेटा? फॉर्मूला समझ में आया? मैंने रटवाने की कोई कोशिश ही नहीं करी, पता आपको ये सब चीजें डिराइव होती हैं। एक बस परफेक्ट एग्जांपल चाहिए होता है बेटा बच्चों को समझने के लिए। क्लियर है बात? और बेटा क्या यहां से बेटा इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की सेंस में भी लिखा जा सकता है, वो कौन सा मुश्किल है? तो ऐसे नहीं लिख सकते हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। ये हमने पहला फॉर्मूला डिराइव कर लिया बेटा न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इस टॉपिक में पूछ नहीं? पढ़ने के लिए बेटा इकट्ठा टाइम देता हूं, ठीक है ना? आप मेरे को थोड़ा सा ज्यादा कराना है, इस वजह से मैं इकट्ठे आखिरी में 5-7 मिनट दे दूंगा, अभी बढ़ते चलो आप, ठीक है? 3 फॉर्मूला डिराइव करने हैं, एक कर लिया, बढ़ते हैं बेटा आगे। बाबू कुछ रिपीट करवाना है बता देना हाथों हाथ। जिसको नोट्स नहीं मिले वो भी बता देना बेटा आज। चलो जी सामने देखना बेटा, सब सामने देख रहे बेटा। सेकंड टॉपिक जिसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा, इसको बोलते हैं नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस। मेरे को फॉर्मूला बताना है नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस का, वो तो रटेंगे कुछ नहीं बेटा। बाबू अगर फॉर्मूला बनाना हो नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस का तो बेटा पक्का इनडायरेक्ट टैक्सेस में से कुछ माइनस होगा, क्योंकि वर्ड लगा हुआ है बेटा नेट, और नेट वर्ड तभी लगता है बेटा जब मैंने कोई चीज इसमें से डिडक्ट करनी हो, ठीक है ना? मैं बता देता हूं अभी खुद से बेटा, अभी थोड़ी देर में लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं डिडक्ट कर रहा हूं। बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ठीक है जी? बाबू 5 मिनट के अंदर अंदर पता लग जाएगा क्यों माइनस कर रहा हूं, रटना नहीं है बिल्कुल। बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? सबसे पहले इसी को डिफाइन कर लेते हैं। टैक्सेस चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट, चार्ज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन परचेज और प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? वो टैक्सेस जो सरकार चार्ज करके या तो गुड्स के परचेज पे या प्रोडक्शन पे या सेल पे। वैसे बता देता हूं हमारा देश तो बेटा सेल पे चार्ज करता है। वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस की डेफिनेशन दुनिया में बेटा ये तीनों में से किसी भी जगह पे लग सकती है, ठीक है ना? कुछ लोग कुछ देश इस पे लगाते हैं, कुछ देश इस पे लगाते हैं, हमारा देश सेल पे लगाता है, ठीक है ना? और बाबू ये कुछ और नहीं है, अगर पेपर में आ जाए ना जीएसटी तो ये मत पूछने बैठ जाना क्या चीज है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इतना तो पढ़ ही लिया होगा कहीं ना कहीं भाई, गवर्नमेंट बजट पढ़ा है ना कभी ना कभी, ठीक है ना? एलपीजी में भी पढ़ने को मिला होगा कभी ना कभी, आईडी में, ठीक है ना? मुझे नहीं पता भाई कितना पढ़ा है, फिर भी नहीं पता तो बेटा किसी दिन जीएसटी की चर्चा पक्का कर लूंगा, ठीक है ना? जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? टैक्सेस चार्ज बाय द गवर्नमेंट ईदर ऑन द परचेज और ऑन द प्रोडक्शन और ऑन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वही होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। और सब्सिडीज क्या होती है बेटा? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। बेटा फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट देती है आपको, और बेटा देती क्यों है? या तो बेटा आप एक स्पेसिफाइड एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसमें सरकार चाहती है, या आप एक स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सरकार चाहती है। बेटा सर अभी इधर देखिए, सब्सिडीज क्या होती है बेटा? फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। असिस्टेंस मींस हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प गिवन बाय द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट ये हेल्प क्यों कर रही है आपकी? बेटा सरकार इसलिए हेल्प कर रही है क्योंकि आप सरकार के बताए हुए स्पेसिफाइड एरिया में प्रोडक्शन कर रहे हो,
या आप सरकार के बताए गए स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हो। बेटा एक जगह है हिमाचल में बद्दी, और बेटा आपके शहर के बिल्कुल आसपास भगवान, ये जगहें बेटा बिल्कुल बंजर होती थी, बिल्कुल जंगल थे बेटा, और सरकार ने डिसाइड करा, सबको बोला कि अगर आप हिमाचल में बद्दी में फैक्ट्री लगा लेते हैं या बेटा सहारनपुर के भगवानपुर इलाके में फैक्ट्री लगा लेते हैं तो मैं आपके सारे टैक्सेस माफ कर दूं 10 साल के लिए, एक दिन के लिए 10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे दे दी। और आपको पता है कि मैंने भगवानपुर में जो जगह है सिकंदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, 600 से ज्यादा फैक्ट्री लगी हुई है, और हिमाचल में बेटा उस जगह पर 1000 से ज्यादा फैक्ट्री लगी है। अकेले 600 फैक्ट्री में से एक फैक्ट्री इतनी बड़ी है तो 599 के बराबर है अंबुजा सीमेंट की, सिकंदरपुर भगवानपुर, पूरा मैक्सिकन जिन इतनी फैक्ट्री है, एक बार में 1000 ट्रक खड़े हो जाए, इतनी बड़ी फैक्ट्री है। तो बेटा सरकार आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है अगर आप सरकार की बताई हुई जगह पर फैक्ट्री लगा रहे हैं या सरकार के बताए हुए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी बात भी हमेशा होती रहती है। सोलर पैनल सरकार प्रमोट करना चाहती है, सरकार चाहती नहीं बिजली आए, आप खर्चा करो, सरकार को भी प्रोडक्शन करना पड़े, सरकार कभी नहीं चाहती लॉसेस में बेचे, इतने सारे एम्प्लॉय, बिजली डिपार्टमेंट के सिरदर्दियां सारी सरकार ले। सरकार चाहती है सोलर पैनल का प्रोडक्शन हो, घर घर सोलर पैनल लग जाए, सरकार का बर्डन फ्री हो जाए बेटा। सरकार ने बोला जो जो भी प्रोड्यूस करेगा मैं टैक्स माफ कर दूंगी, उसका 25% टैक्स में सब्सिडी दे दूंगी, जितना टैक्स बैठेगा उसका 25% मैं माफ करती हूँ या 50% माफ करती हूँ। या सरकार बोलती है बेटा आप फ्रोजन वेजिटेबल प्लांट लगा दो, हर साल बेटा हमारे देश में नेचुरल कैलामिटी आती है, खाने की किल्लत ना हो, कभी भी फ्रोजन वेजिटेबल प्लांट लगाओ, हर वेजिटेबल को फ्रोज करो बेटा और बाद में बेचो, और सारा टैक्स छोड़ दूंगी अगर आप फ्रोजन वेजिटेबल प्लांट लगा लेते हो। तो बेटा कुल मिला के मैंने ये माइनस क्यों करा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बनाई ऐसे क्यों? देखो बेटा ये सरकार का खजाना बढ़ाने का काम करता है और ये सरकार का खजाना खाली करने का काम करता है। मैं देख रहा हूं मैं सरकार को नेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने आ रहे हैं। मान लो सरकार को बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस से आमदन है 10,000 करोड़ और बेटा सरकार 1,000 करोड़ बेटा सब्सिडी में ही बांट देती है, तो सरकार को नेट में कितना इनडायरेक्ट टैक्सेस से इकट्ठा हो रहा है बेटा? 9,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहा है। नेट कितना इकट्ठा हो, ठीक है ना? ये सरकार का खजाना भरेगा बेटा और ये सरकार का खजाना खाली कर देगा। क्लियर हो गई होगी अब बात बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों एक दूसरे के बेटा बिल्कुल अपोजिट था, ठीक है ना? अब तो सर क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे ही बने। ओके बात बढ़े आगे बेटा। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे मजाक में चलते चलते। बेटा आप ना डोमिनोज पे पिज्जा खाने गए, ठीक है ना? हाँ सुबह सुबह, कोई मुंह में पानी तो आना ही चाहिए बेटा, ठीक है ना? पिज्जा का नाम भी बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है ना? बेटा आप एक पिज्जा खाने गए हो डोमिनोज पर, ठीक है ना? आपको पता है डोमिनोज जब इस पिज्जा का प्राइस डिटरमाइन करता है तो क्या सोचता है? उसने सोचा कि इस पिज्जा को मैं 200 रुपए में बेचूंगा, कोई पर्टिकुलर पिज्जा। आपको पता है क्या क्या सोच के उसने प्राइस डिटरमाइन करा होगा बेटा? 200 रुपए, अपनी सारी फैक्टर कॉस्ट। उसने सोचा होगा मेरी जगह ना रेंट पर है, मुझे रेंट भी निकालना है, मेरे पास इतनी सारी लेबर है, मुझे उनकी वेजेस भी निकालनी है, और मैंने इतनी सारी कैपिटल लगाई हुई है, करोड़ 2 करोड़ रुपए फ्रेंचाइजी फीस दी हुई है, मुझे उसका इंटरेस्ट भी निकालना है, और मुझे बेटा इतने सारे रिस्क के बाद प्रॉफिट भी कमाना है। तो मुझे आपको पता है ना बेटा फैक्टर कॉस्ट ही 4 होती हैं। बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड को दिया जाता है रेंट, ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो कभी नहीं आए, जो आ जाए पहले। लैंड को दिया जाता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और बेटा एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ठीक है ना बेटा? तो बाबू कहीं ना कहीं जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं बेटा आपके दिमाग में ये चारों चीजें होती हैं, ठीक है ना? और आपने बेटा ये चारों चीजें सोच के बेटा पिज्जा का प्राइस डिटरमाइन कर दिया बेटा 200, ठीक है जी? इस 200 में सब कुछ निकल जाएगा, सारी कॉस्ट भी निकल जाएगी, कुछ ना कुछ रेंट का पोर्शन भी निकल जाएगा, वेजेस भी निकल जाएंगे, इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, प्रॉफिट भी निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन बेटा ये 200 का बेच थोड़ी सकता है। सरकार कहती है मुझे टैक्सेस चाहिए, जीएसटी, कुछ और नहीं बेटा, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है ना? और बेटा इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके ऊपर है 5%, यानी कि बेटा 200 का 5% 10 रुपए। सरकार ने कहा 10 रुपए मेरे टैक्स है, ठीक है ना? और मान लो
कभी सरकार ऐसा कर दे, भगवान कर दे, सरकार कहे पिज्जा तो बहुत अच्छी चीज है, सारे इंडियंस को खानी चाहिए, हम सब्सिडी देंगे बेटा, ठीक है ना, और किसी की नहीं, मेरी तो बहुत ही मौज आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। और मान लो सरकार कह दे 10 में से हमने 2 रुपए के टैक्स छोड़ दिए, ठीक है ना बाबू। अब आप खुद सोचो पिज्जा बिकेगा कितने का? पक्की बात है 208 का ही तो बिकेगा भाई, जो पर्सन बेच रहा है उसको 200 रुपए चाहिए, सरकार को 10 चाहिए, लेकिन सरकार ने इतनी अच्छी चीज करते करते बेटा 2 रुपए छोड़ दिए, तो सरकार को भी बेटा नेट में 8 रुपए चाहिए बेटा पिज्जा से, ठीक है ना बाबू। आपको पता नहीं है, मैंने कंसेप्ट पूरा कर दिया। देखो फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं। मार्केट प्राइस किसी भी चीज का ऐसे ही बनता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दैट मींस मार्केट प्राइस हमेशा बराबर होता है फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी के। ठीक है जी, किसी भी चीज का मार्केट प्राइस कैसे बनता है, सारी फैक्टर कॉस्ट जोड़ो, उसमें टैक्स जोड़ो, उसमें से सब्सिडी को माइनस कर दोगे। मार्केट प्राइस इज इक्विवेलेंट टू फैक्टर कॉस्ट प्लस indirect taxes minus subsidy, that means market price is equals to factor cost plus NIT। और बेटा क्या फैक्टर कॉस्ट की सेंस में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं जी, मार्केट प्राइस माइनस NIT। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है ना, ये ऐसे होते आते हैं हंसते खेलते ही पूरे बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी ऐसी, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ जाए आगे बेटा, 2 फॉर्मूला डिराइव हो गए बेटा। अभी हमने डिराइव किया था बेटा नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, और अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के सेंस में लिखना चाहे तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, और ये बेटा दूसरा फॉर्मूला डिराइव। मैंने बोला टोटल 3 ही चाहिए, 3 फॉर्मूला के बाद बेटा प्रैक्टिकल पोर्शन पे शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है जी। अब डिराइव कर रहे हैं बेटा तीसरा फॉर्मूला, लो जी। अभी पढ़ने का टाइम 5 मिनट और 7-8 मिनट के बाद। बेटा अभी ना तीसरा फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हल्के से कंसेप्ट की चर्चा कर रहा हूं। कल ना जब फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस आया तो हमने पढ़ा कि फैक्टर इनकम जोड़ते हैं नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक इनकम में, लेकिन बेटा ट्रांसफर इनकम नहीं जोड़ते। ऐसे जब फाइनल कुछ इंटरमीडिएट का है तो फाइनल में भी ये बात लिखी है कि वो डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में जोड़ते हैं लेकिन इंटरमीडिएट नहीं जोड़ते। तो मैंने कहा अभी आपको नहीं पता डोमेस्टिक इनकम क्या है और अभी आपको नहीं पता नेशनल इनकम क्या है, लेकिन घबराओ नहीं, आएगी बात आएगी, और मैंने यही कहा था कि कल आएगी बात। लो जी आज आ गई बेटा बात। बाबू अब डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, मैं सबसे इजी डेफिनेशन बता, ठीक है ना। सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं बेटा। डोमेस्टिक इनकम मतलब मेरे देश की इनकम, सिर्फ मेरे देश की इनकम, ठीक है ना। और आपको पता है डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, रेजिडेंट कमाए इंडिया से कमाए और नॉन रेजिडेंट कमाए सिर्फ इंडिया से बेटा, तो उस इनकम को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। मतलब इंडिया से ही इनकम होए, कमाने वाला कोई भी, चाहे रेजिडेंट कमा ले मेरे देश का, नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन पढ़ चुके, चाहे बेटा नॉन रेजिडेंट कमा ले, किसी और देश का बंदा कमा ले, अगर इंडिया से जनरेट करेगा तो बेटा वो इनकम डोमेस्टिक इनकम है। यानी कि यहाँ से पॉलिटिकल बाउंड्रीज, हाँ नहीं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात हो रही है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी से कमाए, कोई भी कमा ले, रेजिडेंट कमाए चाहे नॉन रेजिडेंट कमाए, लेकिन कमाए सिर्फ इंडिया से, तो वो तो इनकम है डोमेस्टिक इनकम, ठीक है जी। तो नेशनल इनकम क्या चीज है बेटा, रेजिडेंट कमाए चाहे इंडिया से कमाए, मेरे देश का रेजिडेंट ही कमाए चाहे अब्रॉड से कमाए, लेकिन कमाए सिर्फ रेजिडेंट। सबसे सिंपल डेफिनेशन है बेटा ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम की। डोमेस्टिक इनकम क्या है बेटा, कोई भी कमाए, बस कमाए सिर्फ इंडिया से, और बेटा नेशनल इनकम क्या है, रेजिडेंट ही कमाए, कमा ले कहीं से, चाहे इंडिया से कमा ले चाहे अब्रॉड से कमा ले, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ गई। सबसे सिंपल डेफिनेशन बताइए मैंने, ठीक है। बड़े आगे एक बार और समझा दो बेटा। देख तेरे को अगर याद हो, सबसे पहले दिन हमने इस चैप्टर की शुरुआत में डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया पढ़ा था, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा था, लेकिन मैंने सारा एंगल इंडिया कर दिया था। इंडिया पता है क्या है ना, इंडिया के अंदर कोई भी कमा जाएगा सब, चाहे हमारे देश का बंदा हो चाहे किसी देश का बंदा हो, जो इंडिया से इनकम बनी है बेटा वो डोमेस्टिक इनकम।
और दूसरे दिन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी नॉर्मल रेजिडेंट की। रेजिडेंट ही कमाए हमारे देश का, कहीं से कमा ले बेटा, वो जो इनकम है वो नेशनल इनकम है। पहले दिन की डेफिनेशन नहीं, अब दूसरे दिन की डेफिनेशन नहीं, और कुछ नहीं बताया। ठीक है जी, क्लियर बात? बढ़ेगा आगे बेटा। तीसरे टॉपिक पे शिफ्ट कर रहा हूं, अब सुनते चलो बाबू। मेरे को बताना है आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बेटा, इसे हम प्यार से बोलते हैं NFIA, नफिया। अब पागल है, ऑनलाइन क्लास हुआ। हाँ हुआ था ऑनलाइन क्लास में बेटा। बात कर रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसको प्यार से हमेशा NFIA बोलेंगे। इतना बड़ा कौन बोलेगा? इंडियंस आर वेरी लेजी, पता ही आपको, ठीक है ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड NFIA। और बेटा फिर एक बात बोल देता हूं, वर्ड लगा है नेट, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से कुछ तो माइनस किया होगा, तभी बेटा ये नेट आया। अभी बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी मैंने ही बोला कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में कुछ तो माइनस करना पड़ेगा, तभी आया बेटा नेट पर। ऐसे यहां बोल रहा हूं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से कुछ तो माइनस करूंगा बेटा। अभी बता देता हूं, फैक्टर इनकम टू एब्रॉड माइनस करूंगा, और बेटा इसका मतलब भी समझाऊंगा। मेरा दिल नहीं कह रहा कि फॉर्मूला ऐसा ही लिखने और ना रटना। अभी आपको 2 मिनट में मतलब समझ आ जाएगा कि ऐसा ही क्यों कर रहे बेटा। सुनना, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसका मतलब समझते हो बेटा क्या है? फैक्टर इनकम क्या होती है? वही जो अभी बोली थी बेटा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। कि मेरे देश का रेजिडेंट एब्रॉड से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमा के लाए? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि मेरे देश का रेजिडेंट जब फॉरेन गया था, फॉरेन से रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तौर पे क्या कमा के ले आता है, उसे मैं बोलता हूं FIFA, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, मतलब एक नॉन रेजिडेंट, फॉरेन का रेजिडेंट जब इंडिया आता है तो इंडिया से क्या कमा के ले जाता है फैक्टर इनकम के तौर पर? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। पिछली बार एक बच्चे ने क्वेश्चन करा, कह रहा भैया आपको कैसे पता लगा कि रेजिडेंट की ही बात चल रही है? मैंने कहा ना फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, कि मेरे देश का रेजिडेंट फॉरेन से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमा लेता है। कहता है मेरे हिसाब से तो बात नॉन रेजिडेंट की चल रही है, कि नॉन रेजिडेंट एब्रॉड से क्या कमा लेता है। मैंने कहा देखिए एक बात सुन, अगर बात चल रही होती नॉन रेजिडेंट की, कि नॉन रेजिडेंट एब्रॉड से क्या कमा लेता है, ना तो मेरे देश का बंदा, ना ही मेरे देश की इनकम, फिर अपने देश में ना चर्चा ना कर रहा हूं उसकी। जब मैंने ये बोला ना फैक्टर इनकम आ रही है एब्रॉड से आ रही है, इसका मतलब मेरे देश का बंदा कमा रहा होगा, तभी मैं अपने देश में बात कर रहा हूं। अगर फॉरेन से ही कमा रहा होता और फॉरेन का बंदा ही कमा रहा होता तो मैं अपने देश में चर्चा ही क्यों कर रहा हूं इसकी? समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेटा मेरे देश का रेजिडेंट क्या कह रहा है? फैक्टर इनकम, चार ही है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, मेरे देश का बंदा एब्रॉड से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमा लेता है, और बेटा नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा के ले जाता है। तो बेटा इससे पता लगता है नेट में हम क्या कमा रहे हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट में एब्रॉड से क्या आ रहा है? एब्रॉड से आ रहे हैं 100 करोड़, जा रहे हैं 80 करोड़, एब्रॉड से नेट में आ रहा है 20 करोड़ रुपए। रखना थोड़ी है इसको, क्लियर है ना? पक्की बात? आप कह रहे हो तो मान लो। बाबू यहां से एक फॉर्मूला बना रहा हूं, बताना मेरे को। दिल नहीं कह रहा मेरा लिखने को, मैंने ऊपर वाली सारी बात जोड़ दी बेटा, और यही बनेगा फॉर्मूला, कंफर्म यही बनेगा। नेशनल इनकम हमेशा बराबर होती है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। शिवम जाग जा भाई, सुबह उठा था क्या बहुत जल्दी? जिम गया था? फिर क्या किया था? कभी नहीं सो गया था उठ के? सोता बहुत है तू यार। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला ऐसे बनेगा, नेशनल इनकम हमेशा बराबर होगी डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA की। बाबू कैसे? नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA को ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। नेशनल इनकम मतलब
रेजिडेंट कमा रहा है, इंडिया से कमा रहा है, रेजिडेंट कमा रहा है चाहे अब्रॉड से कमाने वाला रेजिडेंट ही चाहिए। और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है बेटा? रेजिडेंट कमाए, इंडिया से कमाए, नॉन रेजिडेंट कमाए, लेकिन कमाए सिर्फ इंडिया से। बेटा काम की बात बाबू, फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मेरे देश का रेजिडेंट अब्रॉड से क्या कमा के आया, यही होता है ना बेटा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फीटा ये क्या होता है बेटा? नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा के लेके गया। हो गया ब्रो? है बेटा? ये मतलब एनएफआई का एक और फॉर्मूला ही बन गया था। क्या से बन गया भाई? अरे ये वो- बोलना ये बना ये वाला आर बन गया। क्या ये वाला रेजिडेंट फ्रॉम क्या करेगा इसको याद करके? पेपर में थोड़ी ऐसे दिया होता है, ये तो सब मेरे बनाए हुए शॉर्टकट है, ये किसी किताब में भी ऐसे नहीं दिए होते, ये तो सब मैंने बनाए हुए हैं शॉर्टकट। हाँ जी, बात हो क्या क्या बेटा? क्लियर हो गई? यानी कि बेटा क्या ये तीसरा फॉर्मूला डिराइव हो गया कि नेशनल इनकम हमेशा बराबर होगी डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए के। हैं जी? सब कट हो जाएगा। सब कहां से कट हो जाएगा? बराबर प्रूव हो रहा है बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये देख राइट हैंड साइड भी तो इसी के बराबर आ रही है। प्रूव हुआ है ये तो कि ये दोनों इसके ही बराबर होते हैं, तो प्रूव कर रहा था मैंने तो लिख दिया था कि इसके बराबर होता है, मैंने कहा आपको बता दूं कि हाँ मैंने प्रूव किया इस चीज को। सब कट जाएगा। अच्छा इधर 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 ले आओ, माइनस इधर ले आओ, 0 इज इक्वल्स टू 0। बड़े लोग अलग देश से आते हैं। हाँ जी, बात ओके है क्या? बढ़े आगे बेटा, जहां से इसको डोमेस्टिक इनकम की सेंस में भी तो लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक इनकम बराबर होती है नेशनल इनकम माइनस एनएफआईए। ज्यादा भारी हो जाएगा काम आप इतने। बस मैं कुछ करा ही नहीं भाई, मैंने तो एक एक फॉर्मूला बताया, दूसरा तो खुद ही निकाल लोगे। क्या प्लस माइनस भी नहीं करना आ रहा क्या? और तुझे क्या लग रहा है कि मैंने तेरे को ऐसे याद कराना है? एक ट्रिक दोबारा वीडियो उठाएगा, वो बाद में बताऊंगा। बाद में एक ट्रिक बतानी है बस, याद तो जिंदगी में नहीं भूल सकते कभी। हाँ जी, इतनी बात ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? 3 फॉर्मूला डिराइव कर दिए। अब एक बात और सुन लो, बिल्कुल आखिरी बेटा, पेपर में ना कई बार एनएफआईए कैलकुलेट करने की जरूरत तो पड़ती है। मान लो मेरे को डोमेस्टिक इनकम दी गई है और मुझे एनएफआईए कैलकुलेट करना है ताकि मैं नेशनल इनकम तक पहुंच सकूं। क्वेश्चन कहता है नेशनल इनकम निकाल दो, डोमेस्टिक इनकम इंडिया कितनी है और एनएफआईए मुझे चाहिए, लेकिन एनएफआईए के ये दोनों कंपोनेंट नहीं गिवन, ना फीफा पता ना फीटा पता, तो एनएफआईए निकाल लूं कैसे? बेटा एनएफआईए को निकालने का एक और तरीका होता है, ठीक है जी? एनएफआईए के 3 और कंपोनेंट होते हैं, एक और तरीका होता है निकालने का, सब सामने देख रहे हैं बेटा 2 मिनट के। अच्छा एक बात बताओ, ये दोनों का मतलब समझ आया था कि नहीं आया था? एनएफआईए किसके बराबर होता है? फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मेरे देश का पर्सन यानी कि रेजिडेंट फैक्टर इनकम के तौर पर क्या कमा के आया? फैक्टर इनकम क्या है बेटा? वही चल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और बेटा फीटा नॉन रेजिडेंट इंडिया से फैक्टर इनकम के तौर पर क्या कमा के ले गया। यही तो 4 बातें, यही तो मतलब है इसका सिंपल भाषा में कि इंडियन फॉरेन से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमा के लाया। फैक्टर इनकम ही 4 ही तो है, और नॉन रेजिडेंट इंडिया से फैक्टर इनकम के तौर पे क्या कमा के लेके। फैक्टर इनकम तो 4 ही बेटा। क्या है फैक्टर इनकम? एक बार फटाफट से लिखो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बेटा वेजेस के जगह वेजेस एंड सैलरी लिख लो, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। इन दोनों में कोई टेक्निकल फर्क वैसे तो बस अकाउंट्स के हिसाब से होता है, वैसे तो कोई फर्क नहीं होता। फैक्ट्री में काम करने वाले को वेजेस देते हैं, ऑफिस में काम करने वाले को सैलरी देते हैं, ठीक है ना? ये तो अकाउंट्स के लिए फर्क है, भाई इकोनॉमिक्स में थोड़ी इतना हमें जाना है, ठीक है ना? वेजेस एंड सैलरी लिख लो। आपको बता देता हूं बेटा, प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं। आएगा वैसे तो अभी एक और चैप्टर के बाद आएगा, लेकिन बता देता हूं प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है ना? अभी मुझे कॉर्पोरेट टैक्सेस का कुछ नहीं करना, मैंने प्रॉफिट की जगह वर्ड लिख दिया डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है? ये 5 तरीके की फैक्टर इनकम हो गई है, ठीक है? खैर मैंने तो प्रॉफिट की जगह एक वर्ड डाला और कुछ नहीं, ठीक है? रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट और बेटा डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है जी? अब बता देता हूं एनएफआईए के बेटा 3 कंपोनेंट है, नेट,
compensation of employee, net income from property and entrepreneurship, net retained earning। लो प्यारे बच्चे सब सामने देख बेटा, कहता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई मतलब देखो बेटा, ये जो 5 वर्ड है ना, यहां प्रॉफिट की जगह मैं कर देता हूं डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग, यहां प्रॉफिट की जगह वर्ड कर देता हूं डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। इन 5 को ना इन्होंने ना 3 टुकड़ों में बांटा। कहता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई मतलब रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी से क्या कमा के लाया फॉरेन से, माइनस नॉन रेजिडेंट वेजेस एंड सैलरी से क्या कमा के ले गया इंडिया से। एक तो इन दोनों का डिफरेंस होता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। नेट में कितनी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है एब्रॉड से, ठीक है, यानी कि एक वर्ड हटा दिया। कहता है नेट रिटेन अर्निंग मतलब इंडिया का रेजिडेंट रिटेन अर्निंग से क्या कमा के लेके आया, माइनस नॉन रेजिडेंट इंडिया से रिटेन अर्निंग के तौर पे क्या कमा के लेके गया। एक वर्ड बेटा रिटेन अर्निंग हटा दिया, ठीक है। कहता है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी से क्या कमाते हो नेट में, प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से। रेजिडेंट प्रॉपर्टी से, सर प्रॉपर्टी से तो रेंट भी कमाते हैं, और एंटरप्रेन्योर को कैपिटल डालने में इंटरेस्ट मिलता है और डिविडेंड मिलता है, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। और नॉन रेजिडेंट क्या कमा के लेके इंडिया से, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड के तौर पर, यानी कि कुछ नहीं करा। फीफा माइनस फीटा में कुल मिला के 5 बातें होती है, इन 5 को ना 3 अलग अलग टुकड़ों में बांट, उठा के तीनों को ऐड कर दो, आ गया एनएफआई। समझ आई बात बेटा क्या है, ठीक है ना। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बेटा कैसे बना, इंडियन वेजेस एंड सैलरी के तौर पे क्या कमा के लाया अब्रॉड से, और अब्रॉड वाला भी मतलब नॉन रेजिडेंट बेटा इंडिया से क्या कमा के लेके। नेट रिटेन अर्निंग आप अब्रॉड से रिटेन अर्निंग के तौर पे क्या कमा के आए, और बेटा नॉन रेजिडेंट क्या कमा के चला गया यहां से इंडिया से। बेटा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आप रेंट, इंटरेस्ट और बेटा डिविडेंड के तौर पे क्या कमा के लेके आए, और बेटा नॉन रेजिडेंट क्या कमा के लेके आए, तीनों के तौर पे। कुछ नहीं करा बेटा, इन्हीं 5 वर्ड के 3 अलग अलग पार्ट कर दिए। यहां तो सीधा वर्ड बोल रहे थे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सॉरी वेक्टर इनकम आ गई थी बेटा कि अब्रॉड से वेक्टर इनकम के तौर पे क्या कमा के लेके आए, और यहां बोल रहे थे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, नॉन रेजिडेंट इंडिया से क्या कमा के लेगा फैक्टर इनकम के तौर पर। यहां इन्होंने फैक्टर इनकम के उठा के बेटा 3 टुकड़े कर दिए, और कुछ भी नहीं करा। बात वही है, नेट 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 निकालना कि नेट में आप क्या कमा रहे हो अब्रॉड से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट में फैक्टर इनकम क्या कमा रहा हूं अब्रॉड से। क्लियर है बात, सारे फॉर्मूला डिराइव हो गए, बस यही है, चैप्टर खत्म हो गया है जी। हाँ हाँ आराम से देखो, कोई इतनी टेंशन भी नहीं है बेटा, मैं एक बार कल फिर रिपीट कर, ये वाला मैं फिर रिपीट भी कर दूंगा, टेंशन मत लो इसकी, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा बच्चों, बाय बाय।